हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग इतिहास हिस्ट्री के उन पन्नों को टटोलने वाले हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे भारत में यूनिटी ना होने के कारण बाहरी ताकतों ने अपना कब्ज़ा धीरे धीरे जमाया। हम बात कर रहे हैं 712 AD। वक्त था जब पर्शिया में जो एग्जिस्टिंग खलीफा था वो था उमायद, और उनके जनरल अल हजाज बिन यूसुफ ने अपने सन इन लॉ जो कि मोहम्मद बिन कासिम उनको भेजते हैं भारत की तरफ और बोलते हैं कि जाके सिंध प्रोविंस को कैप्चर करो। सिंध प्रोविंस एक हिंदू राजा के राज में था, राजा दहीर सेन। और राजा दहीर जो थे वो, ये है राजा दहीर का फ़ोटो जो आप देख सकते हो राइट साइड में, और मोहम्मद बिन कासिम का एक पुराना पिक्चर है जो लेफ़्ट साइड में है। क्या होता है, इनके बीच में एक बहुत फेमस वॉर छिड़ जाता है, दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ अरोर। ठीक है ना, उसमें राजा दहीर का डेथ हो जाता है। और ये पहला, आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD एंड कॉन्कर्ड सिंध। उमायद खलीफा जो है वो उसके कब्ज़े में आ जाता है सिंध पूरी तरह से, और ये 712 AD ये ले करता है फाउंडेशन दिल्ली सल्तनत का। टू बिगिन विथ, आप देख सकते हो इस मैप में इराक ईरान वो जो पार्ट था पूरा पर्शिया के अंडर में, उमायद खलीफा के अंडर में था, और धीरे धीरे भारत भी उनके कब्ज़े में आ रहा है। अभी हम जानते हैं मेन रीज़न सिंध को कैप्चर करने का क्या था। उसके लिए पहले कैसे हुआ अटैक ऑफ सिंध वो तो देखेंगे ही, पर मेन रीज़न ये था कि जो श्रीलंका प्रेजेंट डे है, जिसको पहले सीलोन बोलते थे, वहाँ से खलीफा का जो एक शिप है वो जा रहा था टूवर्ड्स ऑब्वियसली पर्शिया की तरफ। यानी सीलोन से एक शिप निकला जो कि जा रहा है पर्शिया की तरफ, और इस शिप को लूटा जाता है। कौन लूटता है इस शिप को? मेनली जो वहाँ के आसपास यानी सिंध प्रोविंस के आसपास में जो पायरेट्स होते हैं, उन्होंने इस शिप को लूट लिया। और लूट का सामान लेकर, अभी लूट के सामान में क्या क्या रहता है, उसमें हीरे जवाहरात रहते जो सीलोन से लूटा गया, और साथ में खलीफा के जो के लिए लड़ने वाले जो सैनिक थे उनके विडोज भी उसमें रहते हैं। तो क्या होता है, राजा दहीर को खलीफा यानी उमायद खलीफा के गवर्नर जो अल हजाज है, उन्होंने क्या किया, एक लेटर भेजा कि भाई आप एक काम करो, इनसे पूरा कैप्चर करके जो भी हमारा सामान है हमें रिटर्न कर दो, क्योंकि आपके प्रोविंस के आसपास ही है ये। लेकिन राजा दहीर इससे इनकार करते हैं, और तब क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है आता है और राजा दहीर से लड़ता है। देख सकते हो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, बिफोर ही अटैक्स दहीर, उसका जो थोड़ा बैकग्राउंड में दे देता हूँ। ही कॉन्कर सिंध एंड पंजाब रीजन्स पहले, और जो इंडस रिवर के आसपास जो सिंध और पंजाब रीजन है वो पहले कैप्चर करके उमायद खलीफा के अंडर में लेके आता है। फिर वो आगे बढ़ता है, दिबाल को कैप्चर करता है, और फिर जाके दहीर के फोर्सेस को मीट करता है। राजा दहीर को हराने के बाद जो इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन ऑलमोस्ट स्थापित हो जाता है। लेकिन ये लूटमार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम लौट जाता है, पर ये एक तरह से वाइड क्रिएट कर देता है। जो इंडियन राजपूताना किंग्स है, इनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए, अफ़गान इन्वेजन की बात करेंगे हम लोग, और इसमें मेन कैरेक्टर जो रहेगा ये रहेगा मोहम्मद ऑफ गजनी, या तो उसको मोहम्मद गजनवी भी बोलते हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ही इज़ अ वेरी इनफेमस पर्सन जिसने कि सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह से लूट माट करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे। ये रूइंस आप देख सकते हो। मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेजन जो हुआ था 998 यानी 998, करीब करीब 1000 पकड़ सकते हो एडी से लेके 1030 एडी तक हुआ। ही वॉज द सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी लेड 17 एक्सपीडिशंस। उन्होंने 17 बार अटैक किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, मेनली वो जो लाहौर, मुल्तान और दिल्ली वाला पार्ट है वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। और उनके एक्सपीडिशंस में आप क्लियरली देख सकते हो लूटमार हुआ था बहुत। भारत का जो वेल्थ है वो लूटमार करके वो रिटर्न लेके जाते थे, गजनी जो उनका कैपिटल था। अभी हम देखते हैं दो मैप के सहायता से कैसे अफ़गान इन्वेजन हुआ, और अफ़गान इन्वेजन के पहले एग्जैक्टली मैप कैसे दिखता था। ये जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, ये
मेनली देख रहे हैं यहाँ पर अभी तक अफ़गान इन्वेजन यानी मोहम्मद ऑफ गजनवी अभी तक इन्वेड नहीं किए हैं। और मेनली आप देखो सिंध, मुल्तान और हिंदू शाहीज़ जो बॉर्डर है भारत का, भारत जो प्रदेश है उसका बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, और सफरीद डायनेस्टी उस तरफ दिखाई दे रहा है। गुर्जर प्रतिहार जो कि मेनली कंट्रोल कर रहे हैं भारत के पोर्ट्स को, मेनली गुजरात जो कि आपके लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में बंगाल, ये दोनों पोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पोर्ट को कंट्रोल करना और मेनली जो सेंट्रल दिल्ली है उसको कंट्रोल करने से क्या होता है, जो ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप की तरफ जाता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अफ़गान इन्वेजन होने के पहले आप देख सकते हो गजनवीद एम्पायर यहाँ पर पूरी तरह से अंदर घुस चुका है और कहीं ना कहीं भारत पे इन्वेड कर चुका है। यहाँ पर अब राजपूताना रूलर्स के छोटे 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 टुकड़े हो चुके हैं। आप मैप को क्लियरली दे सकते हो कि काफ़ी चेंज हो चुका है मैप, और यहाँ पर यूनिटी की कमी दिखाई दे रही है। एक पावर कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज हो चुका है, एक सेंट्रल पावर की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसीलिए मोहम्मद ऑफ गजनी को काफ़ी आसान हुआ अंदर घुसने में और इन्वेड करने में। मोहम्मद ऑफ गजनी का जो इरा वो लास्ट किया था 971 एडी से लेके 1030 एडी। इसके बीच में क्या हुआ था कि डिक्लाइन यानी अब्बासिद डायनेस्टी ख़त्म हो चुका था, और सुबुक्तगीन जो कि टर्किश नोबल थे उनके बेटे थे मोहम्मद ऑफ गजनी। इनका पहले से एक मास्टरमाइंड था कि भारत का जो प्रांत है यानी भारत का इंडो गैंजेटिक प्लेन है, ये काफ़ी वेल से भरा हुआ है और उसको लूटा जा सकता है। इसके पहले जो इन्वेडर्स वहाँ गए थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी आने वाले टर्किश रूलर्स को। तो उनके दिमाग में था कि कैसे भी करके प्लंडर किया जाए नॉर्थ इंडिया को, और उन्होंने किया, वो भी किया। और उनके दिमाग में जिहाद का आइडिया पहली बार आता है, और वो सोचते कि ये एक होली वॉर है और इस वॉर में अगर हम जीत जाते हैं तो बेहतर है, अगर हम हार भी जाते हैं या मर भी जाते हैं तो इस तरह से हमको जन्नत मिलेगा। ये उनकी सोच थी। उन्होंने काफ़ी रिच टेम्पल्स और ट्रेड सेंटर्स को लूटा, और साथ ही साथ में आने वाले जो मैं घूर डायनेस्टी के बारे में बताने वाला हूँ, जो हिली एरियाज़ था घोर का, वहाँ पर भी अपना वर्चस्व कायम किया था। इस तरह से मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में हम समराइज़ कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो मोहम्मद ऑफ गजनी यानी मोहम्मद गजनवी, उनका इरा था 1030 एडी तक यानी 1030 एडी तक। उसके बाद बहुत सारे रूलर दिल्ली दोआब और उसके बियॉन्ड ट्राई करे इन्वेड करने। दिल्ली दोआब का एरिया यानी जो गंगा और यमुना के बीच में का जो फर्टाइल लैंड है, एलुवियल लैंड है, उसके बियॉन्ड और दिल्ली तक जाने की कोशिश बहुत की गई। हम उन्हीं रूलर्स के बारे में या उन्हीं इन्वेडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम आ जाते हैं मोहम्मद घुरी, जो कि घोर हिल्स से आते हैं। घोर हिल्स यानी वही हिल्स जहाँ पर गजनी डायनेस्टी ने अपना वर्चस्व कायम किया था, और अभी वहाँ पर थे घुरीद्स, जो कि आते हैं मोहम्मद ऑफ घुरीद। यानी मोहम्मद ऑफ घुरीद का पूरा नाम था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद घुरीद। तो बहुत ही श्रूड इन्वेडर थे, रूलर थे। उन्होंने क्या किया, बहुत ट्राई किया इन्वेड करने का, जो भारत का प्रांत था उसमें इन्वेड करने का। और जो गजनी का जो रूल था जितना तक था, आप पीछे देखते हो कि गजनी का जो रूल था, गजनवीद एम्पायर जो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसके बियॉन्ड वो जाके यहाँ तक उन्होंने ट्राई किया। यानी कन्नौज को अपने अंडर में, दिल्ली को अपने अंडर में रखा, लाहौर, फिर उसके बाद मुल्तान, ये सब अपने अंडर में रखे थे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं एम्पायर ऑफ मोहम्मद घुरी, ये फर्दर भी स्प्रेड होगा और यहाँ तक पहुँचेगा। आप देखोगे ये ग्रीन वाला जो पैच दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ये जो घुरीद एम्पायर ने कैप्चर कर लेते फाइनली। लेकिन ये हुआ कैसे, इनको एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन मिला, पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत ही करेजियस और ब्रेव राजा थे भारत के। तो इनसे उनको काफ़ी ऑपोजिशन और रेसिस्टेंस मिला। उनका जो पहला वॉर होता है पृथ्वीराज चौहान से, ये जो वॉर होता है ये बैटल ऑफ तराइन 1 कहलाता है। क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो दिल्ली में राज कर रहे थे। तब क्या होता है कि मुइज़ुद्दीन मोहम्मद घुरी लड़ने आ जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और पहला बैटल होता है बैटल ऑफ तराइन। जो बैटल ऑफ तराइन दिल्ली से थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ है, और वहाँ पर पहला वॉर होता है जो होता है 1191 यानी 119 एडी। इसमें होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जो है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद घुरी को हरा देता है। इसका मेन रीज़न रहता है कि बहुत सारे राजपूत रूलर्स उनके साथ मिलके और जो ब्रेवरी एंड करेज
पृथ्वीराज चौहान इस वॉर में दिखाते हैं, इसे हार कर मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी रिटर्न चला जाता है अपने प्रांत में। ओके, और फिर 1 साल बाद रेडियो कराता है 1192 AD, बैटल ऑफ तराइन 2 होता है, सेम प्लेस, ओके, सेम ऑपोजिशन। पर इस बार क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। मेन रीज़न पृथ्वीराज चौहान का हारने का होता है कि जो राजपूत रूलर्स यूनिटी में लड़े थे पिछले बैटल में, इस बैटल में वो यूनिटी दिखाई नहीं देता है। ये पृथ्वीराज चौहान का बॉटम में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक स्टैचू है और ऊपर मोहम्मद घुरी का पिक्चर है। इन दोनों के बीच में 2 वॉर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आगे जाके मोहम्मद घुरी जब अपना एक्सपेंशन कर रहा था तो उनका एक और वॉर होता है एक गढ़वाल किंग के साथ, जो बहुत फेमस है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम है राजा जयचंद। ठीक है, राजा जयचंद के साथ में बैटल ऑफ चंदावर होता है जो कि 1194 होता है और इसमें भी उनकी जयचंद की हार होती है। इस तरह से मोहम्मद घुरी एक्सपैंड करते हैं और एक्सपेंशन तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये एक्सपेंशन है ग्रीन पैच, ये एक्सपेंशन होता है और ये एक पृथ्वीराज चौहान और फर्स्ट एंड सेकंड बैटल का एक छोटा सा पिक्चर है। और इसके साथ में जो लूसेंट जीके में लिखा हुआ है सेकंड टर्क इन्वेजन, मोहम्मद घुरीज इन्वेजन 1175 to 1206 AD, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद घुरी को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। ठीक है, और जो फर्स्ट इन्वेजन होता है मुस्लिम इन्वेजन वो मोहम्मद बिन कासिम है, बट उनको फाउंडर नहीं कहा जाता, फाउंडर जो है मोहम्मद घुरी को बोलते हैं। इस तरह से हमारा बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत आज ख़त्म होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।